अध्याय 111 आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर चढ़ना, धन बांटना शुरू करना। ये कुलियांग द्वारा पद छोड़ने और ये यू को ग्रेट योंग राजवंश का नया सम्राट नियुक्त करने की घोषणा आज सुबह के अदालती सत्र के दौरान की गई। उस समय सबसे बड़े राजकुमार के नेतृत्व में कई लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शाही फरमान जारी किया गया था और निर्णय अंतिम था। जब ये यू, जो बाहरी शहर में अपने कुत्ते को घुमा रहा था, ने खबर सुनी तो वो काफी आश्चर्यचकित हुआ। क्या चल रहा है? दादाजी झोऊ बाइवान द्वारा भेजा गया पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया था और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि खेल खत्म हो गया है। इसे समझने में असमर्थ ये यू निर्णायक रूप से ये कुलियांग से पूछने के लिए महल की ओर चला गया कि क्या हो रहा था। उनके पिता अपने जीवन के शुरुआती दिनों में केवल 500 वर्ष से अधिक उम्र के थे। ये यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अचानक बिना किसी कारण के पद छोड़ देंगे। कोई साजिश तो होनी ही थी। ये यू महल में घुस गया। अचानक उसने 10 राजकुमारों को यांगबेक्सन हॉल के बाहर घुटनों के बल बैठे देखा। वे सभी राजकुमार थे जिन्होंने ये यू के अधीन होना नहीं चुना था। ये यू ने इन लोगों की प्रशंसा की, क्योंकि लगातार अस्वीकृति के माध्यम से ही वह और भी बेहतर बर्बाद कर सकता था। वास्तव में ये यू इन लोगों को व्यावसायिक ग्राहक मानते थे। उन पर भरोसा करते हुए बर्बाद करने की उनकी प्रतिभा लगातार जागृत होती गई। तो राजकुमारों की क्रोधित दृष्टि का सामना करते हुए ये यू ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यो, हर कोई यहाँ है। इस टिप्पणी ने राजकुमारों को और भी क्रोधित कर दिया। उनकी नज़र में यह विजेता के लिए हारे हुए लोगों का मजाक उड़ाने का एक तरीका था। सबसे बड़ा राजकुमार आक्रोश से भरा हुआ यांगबेक्सन हॉल की ओर झुका और जोर से चिल्लाया, ये यू लापरवाही से काम करता है। भले ही वह सिंहासन पर चढ़ जाए, लेकिन वह लोगों का दिल नहीं जीत पाएगा। पिताजी, कृपया आदेश वापस लें। जल्द ही चीफ हिजड़ा सुनफू झुकते हुए आगे बढ़े। फिर उसने सबसे बड़े राजकुमार को थप्पड़ मारा। ऐसा दृश्य उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। इस बूढ़े गद्दार ने, क्या उसने स्वर्ग को ललकारा है? सनफू ने गहरी आवाज में कहा। पूर्व सम्राट ने फैसला सुनाया कि सबसे बड़े राजकुमार ये काई ने नए सम्राट की निंदा की है, जो मौत की सजा वाला अपराध है। लेकिन नए सम्राट के सिंहासनारोहण की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और अनावश्यक हत्याओं से बचने के लिए उसे 10 साल तक कैद में रखा जाएगा और प्रमुख हिजड़ा सुनफू द्वारा थप्पड़ मारा जाएगा। फरमान की घोषणा के बाद सनफू ने तुरंत सबसे बड़े राजकुमार ये काई के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें, ये बूढ़ा नौकर दोषी है, लेकिन मैं पूर्व सम्राट के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। सबसे बड़े राजकुमार का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। वह अचंभित होकर महल से बाहर चला गया। उस थप्पड़ ने ये काई को जगा दिया था। उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी और वह जानता था कि यह निराशाजनक था। वह यहाँ घुटने क्यों टेकता रहेगा? ये काई के जाने से अन्य राजकुमारों को भी समझ आ गया कि स्थिति अपरिवर्तनीय है। एक एक करके वे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने जाने से पहले हाथ जोड़कर ये यू को सलाम भी किया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस इशारे ने ये यू को नए सम्राट के रूप में मान्यता देने का संकेत दिया। केवल 15वें राजकुमार ये एनमिंग घुटने टेके रहे। वही ये यू पर दहाड़ा। आपने कुछ घृणित साधनों का उपयोग किया होगा। यही एकमात्र कारण है कि पिता ने आपको सिंहासन सौंपा है ना? आज चाहे कुछ भी हो, मुझे पिता को अपनी आंखों से देखना ही है। सनफू जल्दी से आगे बढ़े और कहा, 15वें राजकुमार, कृपया लौटाएं। पूर्व सम्राट ने आदेश दिया कि नए सम्राट के अलावा किसी को भी नहीं देखा जाएगा। ये एनमिंग जोर से चिल्लाया, असंभव, बिल्कुल असंभव। पिताजी मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, वो मुझे कैसे नहीं देख सका? ये यू को ये बहुत शोरगुल वाला लगा। वह सीधे आगे बढ़ा और ये एनमिंग के चेहरे पर लात मारी। ये यू को अविश्वास से देखते हुए जमीन पर लेटते ही उसकी नाक से खून बहने लगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। ये यू ने ये एनमिंग को नजरअंदाज कर दिया और सुनफू की ओर हाथ हिलाया, उसे दूर ले जाओ और उसे 100 थप्पड़ मारो। समझ गया। सनफू तुरंत सहमत हो गया और फिर पास के गार्ड को संकेत दिया। गार्ड तेजी से आगे बढ़े और ये एनमिंग को खींच कर ले गए। जल्द ही थप्पड़ की आवाज बाहर से स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। फिर ये यू सीधे यांगबेक्सन हॉल में चले गए। जब उसने ड्रैगन सिंहासन पर बैठी हुई आकृति देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कुलियांग, जो कुछ दिन पहले तक अपने चरम पर था, अब एक सफेद बालों वाले मुरझाए बूढ़े आदमी में बदल गया था। इतना बड़ा बदलाव किसी की भी उम्मीद से परे था। ये यू तेजी से पास आया और पूछा कि क्या हुआ था। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये कुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वर्षों की लड़ाई से मिली पुरानी चोट है। मैं इसे दबा रहा था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मेरा समय निकट है और पुरानी चोट स्वाभाविक रूप से फिर से उभर आई है। मैंने मूल रूप से सभी राजकुमारों को वश में करने के बाद आपको सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं और अधिक देर तक नहीं रुक सकता। अब से ग्रेट योंग राजवंश आपके हाथों में है। ये कुलियांग धीरे से सिंहासन खाली करके खड़ा हो गया और ये यू को करीब आने का इशारा किया। ये यू गंभीर भाव के साथ आगे बढ़े और उस सिंहासन पर बैठे जिससे सभी को ईर्ष्या हुई। दरअसल जब से क्राउन प्रिंस के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई, ये यू ने पहले ही कुछ बातें समझ ली थीं। उसे सिंहासन का विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दादा झोऊ बाइवान कितने अमीर थे, वह सिर्फ एक अमीर व्यापारी थे। वह एक सम्राट के रूप में इतनी आसानी से कैसे बर्बाद कर सकता है?
ये सिर्फ इतना है कि ये यू को सिंहासन प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी सहज होने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा दशकों पहले कहा गया था, पैसे के साथ सम्राट के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बनाना। 3 दिन बाद ये यू आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर चढ़े और नए युग को मंद घोषित किया। टियन मेंग मंग का अर्थ अक्सर लापरवाह होता है और गो हाउ वे मंग का अर्थ है शासन उपाधि। साम्राज्यवाद में एक प्रथा है जहां सम्राट अपने शासनकाल के लिए एक नाम चुनते हैं। इस प्रस्ताव को शुरू में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये यू को कोई परवाह नहीं थी। नागरिक अधिकारियों के बीच एक कम कद वाला व्यक्ति आगे आया। ये सुन लोंगहाई थे, जो ये यू के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने वाले पहले मंत्री थे। ये यू के समर्थन में उनकी सराहनीय सेवा के कारण उनकी रैंक तीसरी श्रेणी से बढ़कर प्रथम श्रेणी हो गई थी। सुन लोंगहाई ने अपने सफल जुआ के लिए आभारी होते हुए ये यू को ड्रैगन सिंहासन पर दृढ़ दृष्टि से देखा। महामहिम ने मेरे साथ राष्ट्रीय विद्वान जैसा व्यवहार किया है, मैं महामहिम को एक के रूप में चुकाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सुन लोंगहाई तुरंत युद्ध मोड में आ गए, ग्रैंड हॉल के युद्ध देवता में बदल गए, मौखिक रूप से विद्वानों के साथ बहस करने लगे। उसकी थूक सामने हॉल से मुख्य द्वार तक उड़ गई। उनके नेतृत्व में कई मंत्री जिन्होंने ये यू के प्रति समर्पण कर दिया था, आगे बढ़े। भारी संख्या के साथ उन्होंने विरोधी आवाजों को सफलतापूर्वक दबा दिया। नए युग का नाम मैंग रखने का प्रस्ताव सुचारू रूप से पारित हो गया। हालांकि ये यू के पहले फरमान के कारण उपस्थित सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी मौके पर ही बेहोश हो गए। नए सम्राट का राज्यारोहण राष्ट्र के लिए एक बड़ी खुशी है, इसलिए 3 वर्षों के लिए करों से छूट दी जाएगी और महान योंग राजवंश के प्रत्येक नागरिक को 1 टन चांदी प्राप्त होगी। ये फरमान, इससे वित्त मंत्री का चेहरा लाल हो गया और वह घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगे, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। 1 टन चांदी छोटी लग सकती है, लेकिन ग्रेट योंग राजवंश में लाखों नागरिकों के साथ ये राशि लाखों टन चांदी के बराबर है, जो आधे साल के कर के बराबर है। महान योंग राजवंश की संपत्ति के साथ भी यह इस तरह के खर्च को सहन नहीं कर सका। महान योंग राजवंश हजारों वर्षों की विरासत और 6 मेहनती सम्राटों के साथ राष्ट्रीय खजाना प्रचुर था और देश की ताकत दुर्जय थी, वास्तव में एक समृद्ध युग का दृश्य था। महान योंग राजवंश के खजाने के लिए लाखों टन चांदी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उपस्थित सभी मंत्री जानते थे पैसा बांटने की यह मिसाल कायम नहीं की जा सकी। अदालत हमेशा हजारों वर्षों से धन इकट्ठा करती रही है और अब अचानक उन्हें इसे देना पड़ा। ये कैसे संभव हुआ? इसके अलावा कर छूट स्वयं उचित नहीं थी। 1 साल के लिए छूट देना पहले से ही विचारणीय था, लेकिन अब तुरंत 3 साल के लिए जा रहे हैं। उन 3 वर्षों के दौरान अदालत क्या खाएगी? बिना पैसे के पूरा राजवंश कैसे चलेगा? ये सभी मुद्दे थे जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी। मंत्रियों की गर्मागर्म चर्चा के बीच ये यू अविचलित रहे। इसके बजाय उन्होंने वित्त मंत्री की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा। केवल आधे साल का कर आप कहते हैं, फिर इसे बदलो, प्रत्येक व्यक्ति को 3 टन चांदी दो। अगर हम वितरण करने जा रहे हैं तो हमें इसे खुशी से करना चाहिए। ये सुनते ही वित्त मंत्री की सांसें अटक गई। वह भव्य हॉल में गिर गया। आसपास के मंत्री तुरंत उसे पुनर्जीवित करने में लग गए। हालांकि अधिक मंत्री जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वे ये यू से डिक्री वापस लेने की विनती करने लगे, यहाँ तक कि जो लोग पहले ही उसके अधीन हो चुके थे उनमें से भी कुछ ने वैसा ही किया। कारण सरल था, 3 वर्षों के लिए करों में छूट, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को 3 टन चांदी देना। इससे निस्संदेह राजवंश के खजाने पर भारी प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं किया जा सका। ये यू के वफादार अनुयायी सुन लोंगहाई भी व्यथित दिखे। वह वहीं खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसी भी दृष्टिकोण से ये फरमान बिल्कुल अनुचित था, लेकिन ये यू अभी अभी सिंहासन पर चढ़ा था और उसे समर्थन की आवश्यकता थी। इसलिए स्पष्ट सलाह और अटूट वफादारी के बीच चयन करना एक दुविधा थी। जैसे ही सन लोंगहाई उलझन महसूस कर रहा था, उसे अचानक ये यू का प्रेषित विचार आया। लड़ाई शुरू करें, प्रधानमंत्री सूर्य। ये सुनकर सुन लोंगहाई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह वास्तव में प्रथम श्रेणी के थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री का पद एक सिविल सेवक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च पद था। ये हर सिविल अधिकारी का सपना था। प्रधानमंत्री सन के रूप में संबोधित किया जाना एक उपाधि से कहीं अधिक था। यह एक वादा था। उस मामले में कहने को और क्या था? सम्राट के शब्द हमेशा सही होते थे, भले ही वे नहीं होते। आओ लड़ें। सुन लोंगहाई आगे बढ़े और अचानक मंत्रियों की ओर मुंह करके मुड़ गए। उसने अपना उत्कट बचाव शुरू किया। उत्तेजना में उसने मुक्के भी मारने शुरू कर दिए। अदालत में अफरा तफरी मची हुई थी, पूरी तरह हंगामा का दृश्य था। ये यू ने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। उसे केवल परिणाम की परवाह थी। प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती। अगले दिन ये यू का फरमान पूरे राजवंश में घोषित किया गया। 3 साल की कर छूट और प्रति व्यक्ति 3 टन चांदी सभी को वितरित की जाएगी। कोई भी क्षेत्र जहां लोगों को उनकी चांदी और कर छूट नोटिस नहीं मिली, स्थानीय अधिकारियों को बिना किसी सवाल के मार डाला जाएगा। इस फरमान के लागू होने के बाद पूरे देश ने खुशी मनाई। सभी आम लोग प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने एक उदार शासक का स्वागत किया है। लेकिन मंत्रियों ने एक के बाद एक आहें भरी। उन्होंने सोचा कि इसकी वजह से ग्रेट योंग राजवंश का पतन हो सकता है। केवल एक अपवाद था, नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुन लोंगहाई। उसके चेहरे पर अभी भी कई खरोंचें थीं जो ठीक नहीं हुई। ये अदालत में हाथापाई के निशान थे।
सबसे पहले सुन लोंगहाई बहुत व्यथित थे, उन्हें डर था कि उनका अंत खराब हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री का काला लबादा अपने सामने रखा देखा तो उनकी सारी चिंताएं और शिकायतें तुरंत गायब हो गईं। सूर्य लोंगहाई की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उन्होंने मौन प्रतिज्ञा की। अब से वह येयू का वफादार कुत्ता होगा। सम्मान और प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। सुन लोंगहाई येयू के किसी भी फैसले का दृढ़ता से समर्थन करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। यदि वह शब्दों से नहीं जीत सकता तो वह शाप का सहारा लेता, और यदि शाप से काम नहीं बनता तो वह लड़ता। इस बीच महल में येयू बहुत खुश था। इस धन वितरण ने लगभग 2 वर्षों के करों के खजाने को लगभग खाली कर दिया था। पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही भारी थे। येयू ने सीधे एकीकरण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रखा, एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण को तोड़ने के हल्के संकेत के साथ। वास्तव में जितना अधिक पैसा बर्बाद हुआ उतनी ही तेजी से उसकी खेती में सुधार हुआ। येयू को सम्राट बनना पसंद आ गया था। हालांकि राजकोष की धनराशि उसके आरोहण के रास्ते को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसे अधिक पैसा पाने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने सुन लोंगहाई को रात भर महल में बुलाया। शासक और उसके मंत्री के बीच रात भर चर्चा होती रही। अपने तीसरे अदालती सत्र पर येयू ने एक नई योजना शुरू की। युद्ध की तैयारी, और 2 महीने बाद वे महान जिया राजवंश पर आक्रमण करेंगे। जैसे ही इसकी घोषणा हुई मंत्रियों ने तुरंत आपत्ति जताई। ग्रेट योंग राजवंश और ग्रेट जिया राजवंश पड़ोसी देश थे। वे पहले भी बार बार युद्ध कर चुके थे। दोनों देशों की राष्ट्रीय शक्तियों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ था। 1000 साल पहले युद्धविराम संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से दोनों देश एक सहस्राब्दी तक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे हैं। बिना किसी कारण के अब युद्ध शुरू करना अनुचित होगा। येयू ने हल्का सा इशारा किया। सुन लोंगहाई ने तुरंत उत्तरी उजाड़ महाद्वीप का नक्शा निकाला। येयू ने मानचित्र पर मानव साम्राज्यों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ग्रेट जिया पर हमला नहीं करना चाहता, मैं ग्रेट लियाओ और शांगहुई पर भी हमला करना चाहता हूँ। जब तक हम एकीकरण हासिल नहीं कर लेते और इन सभी देशों को ग्रेट योंग राजवंश के क्षेत्र में शामिल नहीं कर लेते, उन्हें या तो समर्पण करना होगा या नष्ट कर देना होगा। जहाँ तक कारण का सवाल है, मैं तुम्हें अभी एक दूंगा। मैं दूसरों को अपने सोफे के दूसरी ओर खर्राटे लेने और सोने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? एक पल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि येयू की हरकतें अक्सर पागलपन भरी होती थीं, लेकिन उन्हें उससे इतना पागल होने की उम्मीद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन संपूर्ण उत्तरी उजाड़ महाद्वीप को निगलने के लिए। वित्त मंत्री कांपते हुए आगे बढ़े। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके कहा, महाराज, खजाना खाली है, हमारे पास युद्ध के लिए धन नहीं है। येयू ने व्यंग्य किया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं इस प्रयास से परेशान नहीं होता। अगर हम महान जिया राजवंश के खिलाफ जीतते हैं तो उनकी चांदी, स्पिरिट स्टोन, खदानें और संसाधन सभी हमारे होंगे। तब तक मैं तुम्हें तब तक पैसे गिनवाऊंगा जब तक तुम्हारे हाथ खींचने न लग जाएं। मंत्रियों ने सुना और फुसफुसाया। महामहिम ने जो कहा वह बिल्कुल उचित लगा। जब तक वे जीतते रहेंगे, पुरुष गुलाम बने रहेंगे, महिलाएं काम करेगी और वे सभी संसाधनों पर कब्जा कर लेंगी, स्वाभाविक रूप से उनके पास पैसा होगा। लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। वित्त मंत्री ने मुख्य मुद्दा बताया, महामहिम, अगर हम नहीं जीते तो क्या होगा? अगर हम नहीं जीते तो मैं आपके परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और उस पैसे का इस्तेमाल मुआवजे के लिए करूंगा। वित्त मंत्री ने मुंह से खून थूका और फिर बेहोश हो गए। अध्याय 113। मैं केवल पैसा देना जानता हूँ। वित्त मंत्री के एक बार फिर बेहोश होने पर येयू भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस छोटे से इशारे को तुरंत उनके शीर्ष सहयोगी सन लोंगहाई ने देखा। उन्होंने तुरंत अनुरोध किया कि वित्त मंत्री बुढ़ापे के कारण सेवानिवृत्त हो जाएं। लगातार कोमा में रहने पर कोई राज्य के मामलों पर बहस कैसे कर सकता है? साथ ही उन्होंने येयू के सैन्य अभियान के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया। यदि वे हार जाते तो प्रधानमंत्री के रूप में वे अपनी सारी संपत्ति दान करने में अग्रणी होते। इन टिप्पणियों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने पहले भूमि रियायतें देखी थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को मुआवजे के रूप में अपनी संपत्ति की पेशकश करते नहीं देखा था। इस तरह का नियम पूरी दुनिया को देखने पर भी काफी विस्फोटक है। मंत्री अवाक रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। येयू धीरे धीरे खड़े हुए और अधिकारियों की निगरानी के लिए जिनेवे कड़ाई वाली वर्दी गार्ड की स्थापना की घोषणा की। गबन करते या विद्रोह की साजिश रचते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को मौके पर ही मार दिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अभी के लिए जिनेवे का नेतृत्व सन लोंगहाई द्वारा किया जाएगा। दूसरा फरमान सुनाने के बाद येयू सीधे मुख्य हॉल से बाहर चला गया। इस बीच सन लोंगहाई एक भयानक आभा बिखेर रहा था। मंत्रियों के सामने अकेले खड़े होकर उन्होंने बेरुखी से कहा, मैं यहाँ सभी सहयोगियों को याद दिलाना चाहूंगा, भविष्य में अदालती सत्रों के दौरान महामहिम के खिलाफ कोई और असहमतिपूर्ण आवाज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप निश्चित रूप से अदालत में उपस्थित होने का मौका खो देंगे। एक जबरदस्त धमकी, एक नग्न धमकी। कुछ चतुर व्यक्तियों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि नवस्थापित जिनेवे येयू का हथियार हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सुन लोंगहाई यहाँ उन्हें खुलेआम धमकी देंगे। क्या ये पहले से ही इतना बेशर्म था? ऐसी स्थिति में मंत्री केवल झुक सकते थे और सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री की सलाह का पालन कर सकते थे। 3 महीने बाद सैकड़ों हजारों सैनिक तैयार थे और इंतजार कर रहे थे।
साथ आने वाले हजारों कृषक भी तैयार किए गए। चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना नागरिक और सैन्य अधिकारी दो पंक्तियों में खड़े थे। वे सिर्फ एक व्यक्ति के आने का इंतजार करने के लिए शहर के बाहर एकत्र हुए। क्षण भर बाद ड्रैगन की दहाड़ से हवा भर गई। 4 विशाल ड्रैगन ने ड्रैगन गाड़ी को खींचा, आकाश में उड़ते हुए वायु तरंगों का उछाल पैदा किया। ये ड्रैगन गाड़ी से उतरे और सैकड़ों हजारों सैनिकों को देखा। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करते हुए उन्होंने घोषणा की, शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कारण सरल है, ये पैसे के लिए है। अगर हम जीते तो जमीन, पैसा, खाना और औरतें होंगी। आपके बच्चे समृद्धि में पैदा होंगे। तुम्हारे माता पिता जमींदार बनेंगे। मैं उत्साहवर्धक शब्दों का विस्तार नहीं करना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ एक खर्चीला सम्राट हूँ जो चारों ओर पैसा फेंकता है। ये सही है, मैं वास्तव में ऐसा ही हूँ। मैं पैसे देता हूँ। ये यू की बड़ी आस्तीन की लहर के साथ चांदी से भरे सैकड़ों बड़े संदूक घटनास्थल पर लाए गए। लड़ाई शुरू होने से पहले प्रत्येक सैनिक को बड़ी रकम मिली। किसानों को स्पिरिट स्टोन दिए गए। उनके हाथों में भारी सामान देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। लंबे समय तक जीवित रहें के जयकारे हवा भर दी। पहले सैनिकों के रूप में उन्हें केवल अपने जनरलों से वादे मिलते थे, लेकिन ये उसने सीधे तौर पर उन्हें वास्तविक पुरस्कार दिया। वे उत्साहित कैसे नहीं हो सकते। चांदी बढ़ते देख नवनियुक्त वित्त मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया, उनका फिगर झूल गया। अंततः उन्हें समझ आ गया कि पिछले मंत्री अक्सर बेहोश क्यों हो जाते थे। इस तरह से पैसा दिए जाने से राजकोष संभवतः कैसे टिकेगा। एक बार जब सभी चांदी और स्पिरिट पत्थर वितरित कर दिए गए तो ये यू को अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उस पल में वह पूरी तरह से एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ गया। ये कहा जाना चाहिए, एक प्रतिभा के रूप में जन्मजात और पवित्र शरीर का होना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। इसके अलावा इस ड्रीम एस्केप ने ये यू को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। वह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बाध्य था। उच्च आत्माओं में ये यू ने अपना हाथ उठाया और घोषणा की, अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखें, मैं केवल पैसे देना जानता हूँ। युद्ध में जाने वालों के लिए यदि आप जीत गए तो पैसा दोगुना कर दिया जाएगा और मौके पर ही दे दिया जाएगा। सैकड़ों हजारों सैनिकों ने एक बार फिर जयकार की। इस समय सेना का मनोबल चरम पर था। भीड़ के बीच घूंघट भरे चेहरे वाली एक महिला जनरल ने अपनी भयंकर आंखें हल्की सी तिरछी कर लीं। उसका नाम हुआनफू बेजी था। उसके पिता हुआनफू यंग थे, वह व्यक्ति जिसका निवास ये यू ने राजकुमार के रूप में अपने समय के दौरान 10,000 स्पिरिट पत्थरों के साथ खरीदा था। हुआनफू बेजी ने सामने सुनहरे वस्त्र में आकृति को देखा। वह थोड़ा चकित थी। वह वास्तव में ये यू को समझ नहीं पाई। एक राजकुमार जो केवल पैसा बर्बाद करना जानता था, उसने अपने सभी भाइयों को हराया और सिंहासन पर बैठा। उसने सोचा था कि ये यू अपनी प्रतिभा को छिपाने के लिए राजकुमार के रूप में अपने समय में खर्चीला होने का दिखावा कर रहा था। शायद सम्राट बनने के बाद वह बदल जाएगा, लेकिन उसके बाद आने वाले आदेशों की श्रृंखला साबित हुई। यह नया सम्राट पूरी तरह से पैसे इधर उधर फेंकने का शौकीन था। इतनी बड़ी रकम बाहर फेंके जाने से वास्तव में मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इससे राजकोष पर भी काफी बोझ पड़ा। इसके बावजूद ये यू के चेहरे पर खुशी छुपी हुई नहीं लग रही थी। यह आदमी वास्तव में क्या सोच रहा है। एक क्षण बाद सेना निकल पड़ी। ये यू ने जाने की जल्दी किए बिना उनके प्रस्थान करने वाले आंकड़ों को देखा। सुन लुंगहाई चुपचाप आगे बढ़े। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, महामहिम, हाल ही में जिनीवे ने 32 अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। 8 अधिकारी और 15वें राजकुमार ये एनिमी भी हैं जो करीबी तौर पर शामिल हैं और देशद्रोह की साजिश रच रहे हैं। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये यू ने शांति से उत्तर दिया, अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर लो और 15वें राजकुमार अचानक बीमारी के कारण दुर्भाग्य से मर जाएंगे। सिर्फ कुछ शब्दों से उन्होंने दर्जनों लोगों के भाग्य का फैसला कर दिया। इससे सुन लुंगहाई को राहत महसूस हुई। वास्तव में यद्यपि महामहिम खर्चीले और अप्रत्याशित प्रतीत होते हैं, उनके मन में एक भव्य रणनीति है। जब निर्दयी होने की बात आती है तो वो कभी संकोच नहीं करता। इस तरह शाही सिंहासन सुरक्षित किया जा सकता है। सुन लुंगहाई ने सहमति में सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि ये यू ने फिर से कहा, उन अधिकारियों से जब्त की गई संपत्ति लोगों को धन के दूसरे वितरण के रूप में दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि मैं आज खुश हूँ। सुन लुंगहाई तुरंत काली रेखाओं से ढक गया। महामहिम, क्या आप कोई पैसा नहीं बचा सकते हैं और इतना फिजूल खर्ची करने से बच सकते हैं। सुन लुंगहाई ने आह भरी और आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। धन की दूसरी लहर प्राप्त करने वाले लोग आश्चर्यचकित होने की हद तक बहुत खुश थे। कितना दिव्य सम्राट है, हमेशा पैसा बांटता रहता है। ऐसी आदत बहुत अद्भुत थी। भविष्य में वे निश्चित रूप से ये यू के किसी भी आदेश का बिना शर्त समर्थन करेंगे। आखिर ऐसे अच्छे सम्राट को कौन पसंद नहीं करेगा। कई परिवारों ने ये यू के लिए घर पर दीर्घायु गोलियां स्थापित करना भी शुरू कर दिया और दिन रात उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। 3 साल बाद ग्रेटयोंग राजवंश की सेना अजय गति के साथ ग्रेट सिया राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक के चेहरे पर परेशानी का कोई संकेत नहीं, केवल उत्साह दिखाई दे रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल। हर बार जब वे किसी शहर पर कब्जा करते थे, ये यू की सफाई टीमें समय पर उपस्थित होती थीं। वे शहर से उसकी सारी संपत्ति छीन लेंगे और फिर उसे अपनी सैन्य उपलब्धियों के अनुसार वितरित कर देंगे। इस व्यवस्था का मतलब था कि सैकड़ों हजारों सैनिकों में से प्रत्येक ने काफी संपत्ति अर्जित की थी।
घर लौटने पर वे न केवल शादी कर सकते थे बल्कि वे जमींदार भी बन सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अब शहरों को अपना लक्ष्य नहीं केवल धन के रूप में देखा। कुछ लोग पहले से ही अपने मन में गणना कर रहे थे कि शाही राजधानी पर कब्जा करने से उन्हें कितना पैसा मिल सकता है। सेना के केंद्र में तंबू के अंदर हुआनफू बैजी घेराबंदी की विधि पर विचार करते हुए मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। इसी वक्त अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई, सम्राट आ गए हैं। अध्याय 114 दो बार देखने का अर्थ है पसंद करना। सैन्य शिविर में सभी सैनिक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और सम्मानपूर्वक ये यू के आगमन का स्वागत किया। हर किसी ने अत्यंत भावुक नजरों से मानव सम्राट की ओर देखा। लंबे समय तक युद्ध की कमी के कारण ग्रेट योंग राजवंश ने सांस्कृतिक समृद्धि और मार्शल गिरावट देखी थी। नागरिक अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से उच्च सम्मान दिया जाता था, लेकिन जब से ये यू सिंहासन पर बैठा उसने सैन्य कमांडरों को एक आदर्श मंच दिया था। इसके अलावा उन्होंने कभी भी उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया और उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की। ये यू ने सेना के लिए केवल 2 काम किए, प्रोत्साहन देना और धन वितरित करना। जैसा कि कहा जाता है, सैनिक उन लोगों के लिए मरते हैं जो उन्हें समझते हैं। ऐसे शासक को कौन पसंद नहीं करेगा। इस बार ये यू के आने का उद्देश्य एक ही था, पैसे बांटना। 3 साल, पूरे 3 साल ये यू के निरंतर और असाधारण खर्च के माध्यम से वह औपचारिक रूप से एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। और अब इस स्वप्निल जीवन में वह केवल 89 वर्ष के थे। ऐसी गति ने उनके सबसे तेज खेती रिकॉर्ड को फिर से परिभाषित किया था। तो ऐसे खुशी के मौके पर वह मूड को अच्छा करने के लिए कुछ पैसे कैसे नहीं छिड़क सकता था। 50 मिलियन टन चांदी लाई गई। ये कुछ दिन पहले महान जिया राजवंश के दूत द्वारा बड़े जोखिम में वितरित किया गया था। उद्देश्य शांति की तलाश करना और संघर्ष विराम पर बातचीत करना था। अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई थीं, तो ये यू कैसे रोक सकता था। उन्होंने दूत के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया और आसानी से चांदी अपने पास रख ली। उस समय इतनी सारी चांदी देखकर वित्त मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अत्यंत रोमांचित था। 3 साल, पूरे 3 साल सेना अजेय बल के साथ आगे बढ़ी थी। तार्किक रूप से जब्त की गई संपत्ति राष्ट्रीय खजाने में जानी चाहिए थी, लेकिन ये यू के आदेश के तहत एक भी सिक्का वापस नहीं किया गया। इससे वित्त मंत्री खाली खजाने को घूरते रहे, उनका दिल हर दिन बहता रहा। क्या संसाधन और खनिज, वे सभी वहां बैठे थे, लेकिन इन चीजों को तुरंत खत्म नहीं किया जा सका। उन्हें दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। इस प्रकार वित्त मंत्री हर दिन उन्मत्त रहते थे। ये 50 मिलियन टन चांदी निश्चित रूप से उसे एक बड़ी सांस लेने की अनुमति देगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये यू ने चांदी छीनने से पहले किसी को दोबारा देखने भी नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि यह अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को पुरस्कृत करने के लिए था। ये यू चले गए। उनका व्यक्तित्व दृढ़ था, जैसे कि उन्होंने कोई निश्चित निर्णय ले लिया हो। उन्होंने वित्त मंत्री के विलाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इस प्रकार वर्तमान दृश्य सामने आया। ये यू ने व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच धन के वितरण का निरीक्षण किया, लेकिन अचानक उसने अपना आसन सीधा कर लिया। दशकों के बाद भी दृढ़ निश्चय आंखों की वह जोड़ी ये यू कभी नहीं भूली थी। उसके पास खड़े होकर सुन लोंगहाई ने ये यू के अजीब व्यवहार को देखा। एक सक्षम कमीने के रूप में सुन लोंगहाई ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और ये यू की दृष्टि का अनुसरण किया। उसने भी भीड़ में हुआनफू बैजी को देखा। घूंघट पहनने के बावजूद उसका लंबा शरीर भीड़ के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सन लोंगहाई का दिमाग दौड़ गया। ये यू दशकों तक सिंहासन पर रहे थे और उन्होंने कभी कोई उपपत्नी नहीं रखी थी। इसने सभी को चिंतित कर दिया था। आखिरकार केवल एक उत्तराधिकारी के साथ ही विरासत हो सकती है। संतान के बिना कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर ये यू को कुछ हो गया तो क्या होगा? ग्रेट योंग राजवंश के सिंहासन का क्या होगा? इतने सारे लोगों ने पागलपन से ये यू से पत्नी लेने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन सभी को मना कर दिया गया था। सुन लोंगहाई भी चिंतित थे, लेकिन ये यू के पिछलग्गू के रूप में चाहे उन्होंने कोई भी निर्णय लिया हो, सुन लोंगहाई के पास इसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब ये यू ने इस महिला जनरल को थोड़ी देर और देखा था। इससे सुन लोंगहाई बहुत खुश हुए। अंततः सम्राट का हृदय द्रवित हो गया। ये सौभाग्य का एक बड़ा भाग था। केवल एक उत्तराधिकारी होने से ही राजवंश अधिक स्थिर हो सकता है और प्रधानमंत्री के रूप में सुन लोंगहाई की स्थिति अधिक सुरक्षित हो सकती है। इस प्रकार सन लोंगहाई ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, महामहिम, क्या मुझे इस महिला को अपना कवच उतार देना चाहिए और इसे महिला पोशाक में बदल देना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह देख सकें? यदि वह आपको उपयुक्त लगे तो आप उसे हरम में ले जा सकते हैं। ये यू अचानक चकित हो गया। हाँ, हुआनफू बैजी की आंखें वास्तव में काफी खास और यादगार थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन क्या उसे हरम में ले जाना जरूरी था क्योंकि मैंने उसे कुछ देर तक देखा था? आप मुझे क्या समझते हैं? ये यू की फटकार का सामना करते हुए सुन लोंगहाई को गहरा अन्याय महसूस हुआ। महाराज, इतने वर्षों से आपने न तो कोई पत्नी ली है और न ही कोई साम्राज्य स्थापित की है। आप केवल महिलाओं को ही देखते हैं। अब आप अंततः इस महिला को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं और आपको लगता है कि ये स्नेह नहीं है। ये और क्या हो सकता है? ये यू को बेहद अवाक महसूस हुआ। अरे, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा लंबा दिखता हूँ, मुझे उसे पसंद करना चाहिए। तो अगर मैंने तुम्हारी माँ की ओर 3 बार देखा तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ?
सुन लुंगहाई तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उत्साह से कहा, ये निश्चित रूप से मेरी माँ का सौभाग्य होगा। जब मैं आज वापस आऊंगा तो अपनी माँ को ठीक से तैयार करवाऊंगा। ये यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सुन लुंगहाई को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम मूर्ख हो। सुन लुंगहाई ये यू की प्रस्थान आकृति को देखकर हैरान हो गए। महामहिम, क्या मेरी माँ को अब भी तैयारी करनी चाहिए? रोल। एक दहाड़ गूंज उठी। सन लुंगहाई मुस्कुराया और फिर सचमुच लुढ़कने लगा। वास्तव में वह अच्छी तरह से जानता था कि ये यू मजाक कर रहा था, लेकिन एक योग्य मंत्री के रूप में उन्हें महामहिम को पर्याप्त भावनात्मक मूल्य प्रदान करना था। आखिरकार पूरे महान योन राजवंश में मेरे अलावा और कौन महामहिम को इतना शाप दे सकता है? सुन लुंगहाई सैन्य शिविर से बाहर निकलने लगे। इतना हास्यप्रद क्षण, फिर भी किसी ने जोर से हंसने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार रोल करने वाला व्यक्ति वर्तमान प्रधानमंत्री और जिनिवे का कमांडर भी था। हाल के वर्षों में जिनिवे ने अनगिनत लोगों को मार डाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, सभी मंत्री किनारे पर थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि जिनिवे कल उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, लेकिन यह निश्चित था कि जब जिनिवे वास्तव में आया तो इसका मतलब था किसी के जीवन का अंत। तो एक निश्चित अर्थ में सन लुंगहाई को मंत्रियों का जल्लाद माना जा सकता है। इस स्थिति में कौन उसे उकसाने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि मार्शल मेन शिफान को भी किनारे पर सावधानी से इंतजार करना पड़ा। जब सुन लुंगहाई अंततः सैन्य शिविर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और रुके तो उन्होंने तुरंत एक तौलिया दिया और कहा, प्रधानमंत्री, आपने कड़ी मेहनत की है। सुन लुंगहाई ने शांति से तौलिया लिया, अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उन्होंने बेशर्मी से कहा, महामहिम की चिंताओं को दूर करना कोई परेशानी नहीं है। मेन शिफांग ने बार बार सिर हिलाया और फिर उनके विचार पूछे, महामहिम इतनी उदारता से पैसे बांट रहे थे तो वह अचानक गुस्से में क्यों चले गए? सन लुंगहाई ने भीड़ में हुआनफू बैजी की ओर इशारा किया। अब से इस महिला पर अधिक ध्यान दे, समझे? उस रात महान योन राजवंश के मार्शल मेन शिफांग ने अपने तंबू में गहराई से विचार किया। वह प्रधानमंत्री सन लुंगहाई के शब्दों पर विचार करते रहे। हुआनफू बैजी पर अधिक ध्यान दें। ईमानदारी से कहे तो भले ही सुन लुंगहाई ने कुछ नहीं कहा था, मेन शिफांग पहले से ही हुआनफू बैजी पर पूरा ध्यान दे रहा था। यद्यपि वह एक महिला थी, जनरलों की युवा पीढ़ी के बीच वह एक अग्रणी व्यक्ति थी। न केवल वह दिव्य परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गई थी, बल्कि सैनिकों की उसकी कमान भी असाधारण थी। वह निश्चित रूप से विकसित करने योग्य एक आशाजनक प्रतिभा थी। हालांकि एक छोटे जनरल के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति उनकी पृष्ठभूमि के कारण थी। हुआनफू बैजी के पिता हुआनफू यंग दूसरे देश से आए दलबदलू थे। ग्रेट योन राजवंश में उनकी कोई जड़ें नहीं थीं। ऐसा व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी ने भी नियोजित किया हो, कुछ चिंता का कारण होगा। महान योन राजवंश में ठोस पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति का उपयोग करना अधिक आश्वस्त करने वाला है। आखिरकार दलबदलू अभी भी दलबदलू ही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री सुन लुंगहाई ये सुझाव दे रहे थे कि ऐसे लोगों का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, यही होना चाहिए। ये यू के गुस्से में चले जाने के साथ इसे मिलाने पर सब कुछ समझ में आ गया। एक पल के चिंतन के बाद मेन शिफांग ने हुआनफू बैजी को बुलाया। उसने उसे एक सैन्य वारंट पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया, जिससे सैनिकों को रात भर महान जिया राजवंश की राजधानी पर हमला करना पड़ा या असफल होने पर सैन्य दंड का सामना करना पड़ा। यह मांग सुनकर हुआनफू बैजी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसके जैसे छोटे जनरल को राजधानी पर हमला करने के लिए क्या चल रहा था? क्या यह मार्शल द्वारा किसी प्रकार का परीक्षण हो सकता है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हुआनफू बैजी अनुरोध पर सहमत हो गए। उसे पता नहीं था यह मेन शिफान की चालाक योजना थी। वह जानता था कि हुआनफू बैजी मजबूत था, लेकिन महान जिया राजवंश की राजधानी को इतनी आसानी से नहीं जीता गया था। इसे पकड़ने में असफल होना सामान्य बात होगी। फिर एक बहाने के रूप में सैन्य वारंट का उपयोग करते हुए मेन शिफान हुआनफू बैजी को सैन्य शिविर से हटा सकती थी और एक आम व्यक्ति को पदावनत कर सकती थी। लड़की, मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो, अपनी पृष्ठभूमि को दोष दे। अगर मेन शिफान के विचार सन लुंगहाई को पता चले तो वह गुस्से में आकर मौके पर ही मौत के घाट उतर जाएगा। क्या इसकी व्याख्या इसी तरह की जाती है? ध्यान दें, ये सुनिश्चित करना है कि हुआनफू बैजी बहुत जल्दी न मर जाए। आखिरकार वह एक महिला है जिसने महामहिम का ध्यान खींचा है। कौन जानता था कि यह बेवकूफ ऐसा सोचेगा? सचमुच समझ से परे। हर किसी को आश्चर्य हुआ। उस रात हुआनफू बैजी ने वास्तव में महान जिया राजवंश की राजधानी पर कब्जा कर लिया। इसका मुख्य कारण ये था कि ग्रेट जिया शाही परिवार पहले ही विरोध करने की इच्छा खो चुका था। उनकी नज़र में शहर का पतन बस समय की बात थी। इतनी जबरदस्त उपलब्धि के बाद मेन शिफान के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं बचा। वह केवल मुस्कुराहट के साथ हुआनफू बैजी की वापसी का स्वागत कर सका। 2 दिन बाद खबर वापस भेजी गई। ये यू बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने राष्ट्रव्यापी उत्सव की घोषणा की। पैसा दिया गया और अधिक पैसा और फिर भी और अधिक पैसा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ग्रेट जिया राजवंश में व्यापार, भूमि खरीद और दास खरीद अब खुले थे। इसने ग्रेट योन राजवंश के लोगों को पहली बार युद्ध के आकर्षण का अनुभव करने की अनुमति दी, खासकर जब आधे महीने बाद सैनिक वापस लौटे और प्रत्येक अपने साथ जीवन भर के लिए पर्याप्त धन लेकर आए। इसने अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। महान योन राजवंश में युद्ध उत्साह की लहर दौड़ गई। असंख्य लोगों ने उत्सुकता से युद्ध के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। ये यू ने उनके उत्साह को कम नहीं किया।
उन्होंने तुरंत घोषणा की कि 2 महीनों में सेना अपना अभियान जारी रखेगी और महान लियाओ राजवंश पर हमला करेगी। इस खबर से पूरे देश में हलचल मच गई। अगली शताब्दी में ग्रेट योंग राजवंश ने अपनी विजय जारी रखी। ये यू ने अपना पिछला वादा भी पूरा किया। उसने सभी सैनिकों को अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो खुश भी थे और परेशान भी। सैन्य शिविर में हमेशा बाहरी लोगों का एक समूह होता था। वे हर लड़ाई में हमेशा सबसे आगे थे, लेकिन सबसे हाशिए पर भी थे। ये हुआनफू बैजी के नेतृत्व वाले दलबदलू थे। ये सभी लोग दुश्मन देशों के पराजित सैनिकों से बने हैं। उन्हें सबसे कम धनराशि मिली और उन्हें कभी पदोन्नत नहीं किया गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। महान योंग राजवंश का कोई भी नियमित सैनिक उनसे श्रेष्ठ महसूस करता था और उनका सेनापति हुआनफू बैजी था। वर्षों की उनकी उपलब्धियों के अनुसार हुआनफू बैजी को मार्किस उपाधि दी जानी चाहिए थी या यहाँ तक कि ग्रैंड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए था। लेकिन ऊपर से पक्षपात के कारण उसे हमेशा के लिए प्रमुख दलबदलुओं में शामिल कर दिया गया। पिछली शताब्दी में हुआनफू बैजी ने अनगिनत सैन्य वार्टों पर हस्ताक्षर किए थे, कई कठिन कार्य पूरे किए थे। फिर भी अंतिम परिणाम हमेशा एक ही था, वो और सभी दलबदलू कड़ाके की ठंड में तैनात थे। उन्हें ग्रेट योंग राजवंश के सैन्य पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी सहनी पड़ी। यह असमान व्यवहार अंततः वह चिंगारी बन गया जिसने असंतोष को प्रज्वलित किया। सुदूर उत्तर में तैनात हुआनफू बैजी ने सैनिकों द्वारा प्रेरित होकर अपना हाथ उठाया और विद्रोह कर दिया। वास्तव में हुआनफू बैजी विद्रोह नहीं करना चाहता था। वह अच्छी तरह जानती थी कि ग्रेट योंग राजवंश की वर्तमान एकता और सैनिकों के मनोबल को देखते हुए अब विद्रोह करना जीवन और मृत्यु का मामला होगा। लेकिन दलबदलू अब और अत्याचार नहीं सह सकते थे। ग्रेट योंग राजवंश को इतने विशाल क्षेत्रों को सुरक्षित करने में मदद करने, खून बहाने और चोटें सहने के बावजूद ग्रेट योंग राजवंश ने अभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे कि वे दुश्मन हों। यह अनुचित था। हुआनफू बैजी भी दलबदलुओं से प्रभावित थे। उसने उन्हें महान योंग राजवंश की राजधानी में ले जाने और ये यू से पूछने की कसम खाई कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हुआनफू बैजी के विद्रोह के बारे में जानने पर ग्रेट योंग राजवंश क्रोधित हो गया। हर कोई विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान के लिए याचिका दायर करने के लिए दौड़ पड़ा। ये यू भी काफी आश्चर्यचकित हुआ। उनके शासनकाल में सैनिकों के साथ व्यवहार उच्चतम स्तर तक किया गया था। हर किसी को महान योंग राजवंश का सैनिक होने पर गर्व था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो उनके विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ये यू का सवाल सुनकर वहां मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल विद्रोह का कारण क्या था? इस समय वर्षों के युद्ध के बाद मेंग शिफान को सेनाओं के ग्रैंड मार्शल के रूप में सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया था। उन्होंने आगे बढ़कर माफी मांगने की पहल की और दावा किया कि उन्होंने हुआनफू बैजी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की थी, जबकि सन लुंगहाई ने मूल रूप से उन्हें चेतावनी दी थी, जिसके कारण ये गंभीर गलती हुई। ये सुनकर सुन लुंगहाई पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। उसने तुरंत पूछा, कैसी चेतावनी? मेंग शिफांग ने पलकें झपकाई और स्पष्ट रूप से समझाया, 100 साल से भी अधिक पहले जब हम महान ज़िया राजवंश की राजधानी पर हमला करने के लिए मार्च कर रहे थे, तो क्या आपने मुझे उस पर अधिक ध्यान देने के लिए नहीं कहा था? तो मैं उसे असंभव कार्य सौंपता रहा और विभिन्न प्रकार के दमन शुरू कर दिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, हुआनफू बैजी ने न केवल सब कुछ पूरा किया बल्कि बड़ी सैन्य सफलता भी हासिल की। ऐसी परिस्थितियों में उसे दंडित करने का कोई कारण ढूंढना असंभव था। मैं केवल हुआनफू बैजी और विद्रोहियों को उत्तर की कड़कड़ाती ठंड में छोड़ सकता था, उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करने दे सकता था, इस आशा के साथ कि उन्हें दोबारा न देख सकूं। अध्याय 116। आप सब यह मत सोचिए कि आप मेरी प्रगति के संकल्प में बाधा बन सकते हैं। मेंग शिफान के शब्दों ने सीधे तौर पर सुन लुंगहाई को विवाद के केंद्र में ला दिया। उपस्थित नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की ओर गहन दृष्टि से देखा। 100 साल से भी पहले क्या आप पहले से ही हुआनफू बैजी की भेड़िया महत्वाकांक्षा देख सकते थे, या उसका विद्रोह आपके और ग्रैंड मार्शल मेंग शिफान के दमन का परिणाम था? ये निश्चय ही विचारणीय प्रश्न है। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे ये यूं हैरान दिख रहे थे। उन्होंने पूछा कि हुआनफू बैजी कौन थी और उसे निशाना बनाने की जरूरत क्यों थी। सन लुंगहाई पूरी तरह से निराश था। उन्होंने जमीन पर घुटने टेक दिए और 100 साल पहले की घटनाओं का जिक्र किया, जब उन्होंने महान ज़िया राजवंश की राजधानी पर हमला किया था। कहानी सुनाने के बाद सुन लुंगहाई ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अधिक ध्यान दें शब्द का अर्थ मेंग शिफान को हुआनफू बैजी की बेहतर देखभाल करना था। इसका उद्देश्य कभी भी उसे निशाना बनाना नहीं था। आखिरकार वह एक महिला थी जिसे महामहिम ने 2 बार देखा था। ये सुनकर मेंग शिफान अवाक रह गई और बोली, प्रधानमंत्री, जब आपका यही इरादा था तो आपने इसे तब स्पष्ट क्यों नहीं किया? सन लुंगहाई ने तुरंत खंडन करना शुरू कर दिया, क्या आप समझने में इतने मूर्ख हैं और अब मुझे दोष देने की कोशिश कर रहे हैं? 2 व्यक्तियों की बातचीत में खटास आ गई और अदालत में तीखी बहस छिड़ गई। सन लुंगहाई, जो शाही दरबार में एक मुक्केबाज था, ने कुछ शब्दों के बाद मुक्के मारना शुरू कर दिया। यदि शब्द असफल होते तो वह शाप देता, यदि शाप देना असफल हो गया तो वह युद्ध करेगा। ये सन लुंगहाई की आजमाई हुई और सच्ची विधि थी जो हमेशा प्रभावी रही। हालांकि मेंग शिफान काफी सक्षम थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ शारीरिक टकराव की बात आई तो उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने या वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल मार ही सह सकता था। अदालत के अधिकारियों को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उनके झगड़े के लिए एक बड़े क्षेत्र को खाली करा लिया।
किसी नागरिक नेता और सैन्य ग्रैंड मार्शल के बीच सीधा टकराव देखना दुर्लभ था, इसलिए ये काफी शानदार था। ये यू ने ठंडी सांस ली। उसने शाही रक्षकों को दोनों व्यक्तियों को 50-50 कोड़े मारने का आदेश दिया। सन लोंगहाई और मेंग शिफांग ने इस सजा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिटाई सहना अपने आधिकारिक पद को खोने से बेहतर था और वह सबसे अच्छा परिणाम था। ये यू ने इस्तीफे के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 100 साल पहले सेना के लिए इनाम कुछ ऐसा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हुआनफू बेजी को कुछ और बार देखा था। ये सब इसलिए है क्योंकि अधीनस्थों के पास बहुत सारे विचार हैं। लेकिन यह आवश्यक रूप से बुरी चीज नहीं थी। इससे कम उसे फिजूल खर्ची करने का एक और मौका मिल गया। इस बार ये यू ने कुछ बड़ा प्लान किया। वित्त मंत्री जी, 100 मिलियन टन चांदी तैयार करें। मैं व्यक्तिगत रूप से इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए धन का उपयोग करूंगा। ये सुनकर वित्त मंत्री ने अपनी छाती पकड़ ली, बहुत दुखी हुए और कहा, महाराज, विद्रोह को दबाने के लिए सेना क्यों नहीं भेज देते? विद्रोहियों को कुचलने के लिए धन का उपयोग क्यों करें? ये हमारे महान राष्ट्र की गरिमा के नीचे लगता है। ये यूं शांति से मुस्कुराए। जो लोग मेरे साथ विश्वासघात करते हैं, मैं उन्हें 100 मिलियन टेल्स देता हूँ। जो लोग वफादार बने रहते हैं, मैं उन्हें 1 अरब का इनाम कैसे नहीं दे सकता? नागरिक और सैन्य अधिकारी इस सिद्धांत से स्तब्ध रह गए। ऐसा क्यों लगा कि वे तालियां बजाना चाहते थे। 10 दिन बाद सभी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ये यू ने सुदूर उत्तरी भूमि के लिए 80 मिलियन टन चांदी के साथ अकेले ही प्रस्थान किया। इस समय हुआनफू बेजी विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए हमला शुरू करने के लिए उत्तरी सीमा पर आ गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आकाश में ड्रैगन के आकार का बादल गरजती हुई ड्रैगन गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है, तो सभी विद्रोहियों को नुकसान हुआ। ड्रैगन गाड़ी सम्राट का विशिष्ट वाहन था। इतने वर्षों में ये यू सेना के लिए पुरस्कारों को लेकर कभी कंजूस नहीं रहे। वे अक्सर उदारता का भव्य प्रदर्शन आयोजित करते थे। कुछ लोगों ने मजाक में ये यू को सर्वकालिक महान धन संपन्न सम्राट भी कहा, और यह वास्तव में सच था। इन विद्रोहियों में से भी एक को भी ये यू का समर्थन नहीं मिला था। हालांकि वे ग्रेट योंग राजवंश के प्रत्यक्ष सैनिकों के प्रति असीमित जानलेवा इरादे रख सकते थे, वे ये यू के खिलाफ कोई शत्रुता नहीं जुटा सकते थे। तो महान धन संपन्न सम्राट को स्वयं आते देखकर जो गति उन्होंने पहले बनाई थी वो बिना किसी निशान के तुरंत नष्ट हो गई। एक एक करके उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, उन बच्चों की तरह जिन्होंने कुछ गलत किया हो। कहावत एक हाथ पकड़ो एक हाथ खो उनके मामले में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। जब उन्होंने ये यू को अकेले ड्रैगन गाड़ी से उतरते देखा तो हर कोई और भी आश्चर्यचकित हो गया। महान योंग राजवंश में हर कोई जानता था कि पैसा छिड़कने वाले सम्राट ये यू के पास कोई खेती नहीं थी। उसे अकेले आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सचमुच मौत से निडर था, या क्या उसने उन पर भरोसा किया था कि वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? एक पल में विद्रोहियों की अपराध भावना और भी गहरी हो गई। हुआनफू बेजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दरअसल ये यू ने अकेले आने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। 100 वर्षों से अधिक के अत्यधिक खर्च के बाद वह सफलतापूर्वक स्वर्गारोहण के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था। इसके अलावा उन्होंने ग्रेट योंग राजवंश की शाही तकनीक एजोर ड्रैगन आर्ट को अपने चरम पर पहुंचाया था। पब फ्यूचर विज्ञापन। एजोर ड्रैगन आर्ट ग्रेट योंग राजवंश की संस्थापक तकनीक एक स्वर्ग ग्रेड तकनीक थी। पूर्णता चरण तक पहुंचने पर इसने न केवल एक व्यक्ति को एजोर ड्रैगन में बदलने की अनुमति दी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए देश के भाग्य का उपयोग भी किया। ये यू की वर्तमान ताकत के साथ भले ही उसे स्वर्गारोहण के बाद के चरण में किसी का सामना करना पड़े, वह थोड़ा सा भी नहीं डरेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अकेले ऐसे खतरे में जाने की हिम्मत कैसे करता? आसपास के सभी विद्रोहियों को सिर झुकाते देख ये यू ने एक बार फिर अपनी पैसा छिड़कने की क्षमता का इस्तेमाल किया। उसकी आस्तीन लहराते ही चांदी से भरे हजारों बक्से प्रकट हो गए। ये यू ने गंभीरता से कहा, सीमा पर तैनात सैनिकों, आपने कड़ी मेहनत की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे क्या करते हैं, ये वही हैं जिनके आप हकदार हैं। आओ और उन्हें ले जाओ। इन शब्दों ने विद्रोहियों पर घातक प्रहार किया। एक जनरल ने अपना लंबा चाकू फेंक दिया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सिसकने लगा, महामहिम, मुझे पता है कि आप हमारे लिए अच्छे रहे हैं। हमारा विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ मंत्री बहुत कठोर रहे हैं। हम वास्तव में अन्याय महसूस करते हैं। उनके नेतृत्व के साथ अनगिनत अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। उन सभी ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए। ये देखकर हुआनफू बेजी को पता चल गया कि स्थिति निराशाजनक थी। उसने बेबसी से आह भरी। ये देखकर कि हर कोई घुटने टेक रहा है और कोई भी रजत नहीं ले रहा है, ये यूं क्रोधित हो गया। वह पैसे बर्बाद करने में कैसे असफल हो सकता है? यदि वह बर्बाद नहीं करता तो वह अपनी खेती कैसे बढ़ा सकता था? यदि उसने अपनी खेती नहीं बढ़ाई तो वह स्वर्ग पर कैसे चढ़ सकता था? आप सब यह मत सोचिए कि आप आगे बढ़ने के मेरे संकल्प में बाधा डाल सकते हैं। ये यू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने कठोरता से कहा, यदि तुम अब भी मुझे अपना सम्राट पहचानते हो तो तुम सब मेरे पास आओ और पैसे ले जाओ। मैंने जो वादा किया था वह तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, एक भी चांदी का सिक्का कम नहीं। जनरल और भी अधिक शोकपूर्वक रोने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्होंने लाइन में लगने और चांदी लेने के लिए हाथापाई की। ये देखकर ये यू अंततः फिर से मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, हुआनफू बेजी कहाँ है? इन शब्दों पर उपस्थित सभी लोगों के दिलों में कंपन महसूस हुआ। जैसा कि कहा जाता है, कानून बहुतों को सजा नहीं देता,
लेकिन ये भी कहा जाता है कि बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना दूसरों के लिए चेतावनी के समान होगा। विद्रोहियों के नेता के रूप में हुआनफू बैजी सजा से बच नहीं सके। विद्रोहियों ने घुटने टेक दिए और विनती की, कृपया महामहिम जनरल हुआनफू को छोड़ दें। हमारी तरह उसका भी आपके खिलाफ बगावत करने का कोई इरादा नहीं था। ये स्पष्ट था कि हुआनफू बैजी की सैनिकों के बीच बहुत प्रतिष्ठा थी। इस स्थिति का सामना करते हुए ये यू बोलने से पहले एक स्थिर आवाज सुनाई दी, दोषी हुआनफू बैजी महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करती है। तंबू के अंदर ये यू मुख्य सीट पर बैठे, जबकि हुआनफू बैजी उनके सामने सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठे। इस समय वो पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर चुकी थी। यहाँ तक कि तत्काल फांसी की संभावना भी उसके मन से निकल गई थी। फिर भी वो बहुत हैरान थी। उनके बीच सैन्य ताकत में असमानता बहुत बड़ी थी। यदि ये यू वास्तव में उनके विद्रोह को नष्ट करना चाहता है तो ये हाथ उछालने जितना आसान होगा। लेकिन वो विद्रोहियों को इतना पैसा क्यों दे रहा था? क्या ये सचमुच वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा गया था कि महान धन उछाल सम्राट का एकमात्र शौक धन बांटना था? जैसा कि हुआनफू बैजी ने इस पर विचार किया, ये यू ने विद्रोही नेता को देखना जारी रखा। मेंग शिफांग द्वारा हुआनफू बैजी का वर्णन सुनने के बाद से उसे उसमें बहुत रुचि हो गई थी। उन्होंने यहाँ रास्ते में हुआनफू बैजी के दस्तावेज भी पढ़े थे। एक बार शुरू करने के बाद उसे रोकना कठिन था। युद्ध के 100 वर्षों में मेंग शिफांग ने हुआनफू बैजी को जो कार्य सौंपे थे वे नारकीय से कम नहीं थे। फिर भी इस महिला ने सेना का नेतृत्व करते हुए आश्चर्यजनक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, जब तक उसके पास कमान थी वह सहजता से स्थिति बदल सकती थी। इतने शानदार रिकॉर्ड के लिए बहुत पहले ही प्रमोशन मिल जाना चाहिए था। लेकिन अब वह अभी भी एक मामूली चौथी रैंक की जनरल थी जो एक ठंडी उजाड़ भूमि पर तैनात थी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मन में शिकायतें थीं। ये यू ने मेज को हल्के से थपथपाया, फिर कुछ देर सोचने के बाद धीरे से उठी और हुआनफू बैजी की ओर चल दी। जैसे ही वह पास आया, ये यू को स्पष्ट रूप से एक सूक्ष्म सुगंध महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से न केवल उसकी आंखें इतनी तेज थीं, बल्कि उसकी गंध भी बहुत सुखद थी। यह अफसोस की बात थी कि वह इस समय भी घूंघट में थी, जिससे उसकी पूरी शक्ल न देख पाना थोड़ा अफसोसजनक था। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। वह आगे बढ़ा और हुआनफू बैजी के चेहरे से पर्दा हटा दिया। हालांकि उसने अपना मुंह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सहन कर लिया। जब ये यू ने हुआनफू बैजी का असली चेहरा देखा तो वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि हुआनफू बैजी ने कुरूपता छिपाने के लिए घूंघट पहना था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका रूप इतना असाधारण रूप से सुंदर होगा। उसके मुंह के कोने पर सौंदर्य चिन्ह ने आकर्षण का एक अतिरिक्त स्पर्श जोड़ा। हुआनफू बैजी ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। गंभीर आवाज में उसने कहा, महाराज, मेरे इस विनम्र रूप को और देखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जो भी सजा दी जाए मैं स्वीकार कर सकता हूँ। ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। यदि इसे एक विनम्र उपस्थिति माना जा सकता है तो शायद पूरे उत्तरी जंगल में कोई सुंदरियां नहीं है। ये यू ने उसके हाथ से एक भंडारण अंगूठी ली और उसके सामने रख दी। ये देखकर हुआनफू बैजी बहुत हैरान हो गए। महामहिम, इससे आपका क्या अभिप्राय है? ये यू ने समझाया, इस अंगूठी के अंदर मार्शल आर्ट तकनीक, आध्यात्मिक पत्थर और कलाकृतियां हैं। उचित उपयोग के साथ वे निश्चित रूप से आपको अगले स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इस कथन ने हुआनफू बैजी को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि महामहिम का इरादा उसे मारने का नहीं था। इसके अलावा वो इतनी सारी चीजें क्यों दे रहा था? हुआनफू बैजी को ये बहुत अजीब लगा। तभी एक क्षण में भयानक विशाल दबाव उतर आया। हालांकि हुआनफू बैजी पहले ही एकीकरण क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, इस अत्यधिक दबाव के तहत वह एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी। फिर ये यू की गर्म आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं तुम्हें भविष्य में उपयोग के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन किसी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। यदि तुम मेरी बातें स्वीकार करते हो और फिर भी दुर्भावना रखते हो तो कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, और मेरा मतलब यह है। हुआनफू बैजी का दिल जोर से कांप उठा। बोलने के बाद ये यू मुड़ा और तंबू से बाहर चला गया। भयानक दबाव भी गायब हो गया। हुआनफू बैजी अनियंत्रित रूप से कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। कैसा पैसा लुटाने वाला सम्राट, बिना खेती वाला शासक, ये सब झूठ था। ये सब। ये यू का साधना स्तर निश्चित रूप से क्लेशपार क्षेत्र के शिखर से ऊपर था। वह पौराणिक असेंशन क्षेत्र में भी हो सकता है। ये भयानक था। महान योंग राजवंश में हर कोई सोचता था कि ये यू एक सम्राट था जो खेती नहीं करता था और केवल पैसे बर्बाद करना जानता था। इसके विपरीत वह वास्तव में इस महाद्वीप पर सबसे छिपा हुआ व्यक्ति था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अकेले आने का साहस किया। इस तरह की खेती से भले ही विद्रोही ताकतें संख्या में 10 गुना अधिक हों, वे उसके लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन उसके शब्दों का क्या मतलब था? भविष्य में उपयोग के लिए रखा गया है। हुआनफू बैजी को विश्वास नहीं था कि एकमात्र एकीकरण क्षेत्र का कृषक असेंशन क्षेत्र में किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम को उसमें रुचि हो? हुआनफू बैजी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसके चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने जमीन से घूंघट उठाया और वापस पहन लिया। एक महान राजवंश के सम्राट के रूप में उनके पास किस तरह की महिला नहीं हो सकती थी? उसे उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? हुआनफू बैजी ने इस अवास्तविक विचार को खारिज कर दिया।
फिर उसने भंडारण अंगूठी उठाई, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश डाला और उसकी जांच करना शुरू कर दिया। पर एक नज़र ने उसकी अभिव्यक्ति को अनमोल बना दिया। उस रात ये यू महल लौट आया। उन्होंने पाया कि सन लुंगहाई अभी भी यांगबेक्सन हॉल के प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठा हुआ है। ये यू ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। सन लुंगहाई ने तुरंत उत्तर दिया कि वो हुआनफू बैजी के विद्रोह की भी जिम्मेदारी लेते हैं। अपने विद्रोहियों के साथ अकेले बातचीत करने पर जोर दिया, जिससे वह बहुत चिंतित हो गए। इसलिए उसने महामहिम के लौटने तक यहीं घुटने टेकने की योजना बनाई और यदि महामहिम नहीं आए तो वह मृत्यु तक घुटने टेकेगा। इन अत्यंत अप्रिय शब्दों को सुनकर ये यू आगे बढ़ा और धीरे से उसे लात मारी। फिर वह वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार हुआ। सन लुंगहाई ने उठने के लिए संघर्ष किया और जल्दी से पूछा, महामहिम, विद्रोहियों से कैसे निपटा गया? ये यू पहले ही बहुत दूर चल चुका था और उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा, विश्वासघाती मंत्री और विद्रोही, मैंने अकेले ही उन्हें दबा दिया। ये सुनकर सन लुंगहाई ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाया, विश्वासघाती मंत्री और विद्रोही, मैं अकेला क्या? रुको, क्या ये शादी हो सकती है? विश्वासघाती मंत्रियों और विद्रोहियों, मैं अकेले ही उनसे विवाह करती हूँ। वह अच्छी तरह बहती है। राष्ट्र और लोगों की शांति के लिए महामहिम ने वास्तव में सभी बोझ अकेले उठाए। लेकिन उसने शादी किससे की? हुआनफू बैजी, विद्रोहियों का नेता। महामहिम, आपका बलिदान बहुत महान है। सन लुंगहाई ने अपने चेहरे पर अदृश्य आंसू पोंछे। उन्होंने 100 साल पहले के उस दृश्य को याद किया जब ये यू अक्सर हुआनफू बैजी को देखा करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। रुको, शायद महामहिम कोई बलिदान नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी। चाहे जो भी हो, जब तक महामहिम शादी कर सकते हैं, यह महान योंग राजवंश के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। ये परिवार की वैध वंशावली को अंततः वंशज मिलेंगे। एक पल की चुप्पी के बाद सुन लुंगहाई जल्दी से महल से चले गए। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों को एक बैठक के लिए बुलाया। मंत्री सन आवास पर एकत्र हुए। किसी ने उत्सुकता से पूछा, प्रधानमंत्री जी, आपने हमें इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? क्या कुछ बड़ा घटित हो रहा है? क्या इसका संबंध विद्रोही हुआनफू बैजी से है? ये सुनकर सुन लुंगहाई ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। विद्रोहियों को भाड़ में जाए, वह महारानी है। 2 दिन बाद सुदूर उत्तर में हुआनफू बैजी एक चट्टान पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। वो लगातार विचार कर रही थी कि ये यू के असली इरादे क्या थे। महान योंग राजवंश के सम्राट द्वारा छोड़े गए भंडारण रंग में वास्तव में खेती की तकनीक और स्पिरिट स्टोन जैसी वस्तुएं थीं। इसके अलावा संसाधन इतने प्रचुर थे कि वे हुआनफू बैजी के लिए क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र में खेती करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। हालांकि इनके अलावा एक आइटम था जिसने उसका सारा ध्यान खींचा। यह एक चमकदार लाल दुल्हन का गाउन था। यह अत्यंत भव्य और भव्य लग रहा था। हुआनफू बैजी अपनी कल्पना को उड़ान देने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या ये यू का संकेत हो सकता है? हुआनफू बैजी को यह नहीं पता था कि यह भंडारण अंगूठी ग्रेट लियाओ राजवंश की महारानी द्वारा ग्रेट योंग राजवंश के साथ उनके युद्ध के दौरान भेजी गई थी। महान लियाओ महारानी ने इसे ये दावा करते हुए भेजा था कि इसमें उच्च श्रेणी की खेती तकनीक, स्पिरिट स्टोन और जादुई कलाकृतियां हैं और इसे युद्धविराम के लिए एक शर्त के रूप में उपयोग करना चाहती थीं। वास्तव में इसने महान लियाओ महारानी की सूक्ष्म योजना को छुपाया। उसने जानबूझकर एक बिल्कुल नया दुल्हन का गाउन शामिल किया था, ये यू को एक संकेत के रूप में कि अगर युद्धविराम हासिल किया जा सकता है तो वो उससे शादी करने को तैयार है। हालांकि ये यू को स्टोरेज रिंग मिलने के बाद उसने उसे दूर रखने से पहले केवल उस पर नजर डाली। उसने दुल्हन के गाउन पर भी ध्यान नहीं दिया। युद्धविराम के संबंध में ऐसा कैसे हो सकता है? महान लियाओ राजवंश को पराजित किए बिना उसके पास अपने सैनिकों को धन वितरित करने का क्या बहाना होगा? इस प्रकार ये यू ने निर्णायक रूप से दूत को मार डाला और बिना किसी हिचकिचाहट के भंडारण की अंगूठी ले ली। उल्लेखनीय है कि ग्रेट लियाओ राजवंश की राजधानी पर हमला करते समय ये यू भी अपने सैनिकों को पुरस्कृत करने गया था। जब ग्रेट लियाओ महारानी ने ये यू की ड्रैगन गाड़ी देखी तो वो तुरंत अकेले उड़ गई और ये यू को बुलाया और पेशकश की कि अगर ग्रेट योंग राजवंश अपने सैनिकों को वापस ले लेगा तो वह उससे शादी कर लेगी। स्पष्ट रूप से इस महारानी ने सोचा कि दुल्हन के गाउन का अर्थ समझने के लिए ये यू बहुत अधिक सीधा आदमी था। यही कारण है कि वो इतनी सक्रिय थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यू ने वास्तव में दुल्हन के गाउन पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध के बीच ग्रेट लियाओ महारानी की उद्घोषणा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये यू पलटा जिज्ञासु। जब उसने देखा कि महान लियाओ महारानी एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला थी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पीछे हटना और शादी करना? अरे नहीं, तुम्हारे रूप को देखते हुए तुमसे विवाह करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी सजा होगी। और देखने से पता चलता है कि आपने न केवल अपने फिगर को नजरअंदाज किया है बल्कि आप एक युवा व्यक्ति को भी पाना चाहती हैं। सपने देखो। ये यू ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा वह उतना ही क्रोधित हो गया और उसने तुरंत पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। उन्हें इस महान बुराई को खत्म करना था। अंत में हुआनफू बैजी ने इस आरोप का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत रूप से महान लियाओ महारानी को मार डाला। लेकिन अब महान लियाओ महारानी द्वारा तैयार किया गया दुल्हन का गाउन उसके हाथ में आ गया था। ये कहा जाना चाहिए, भाग्य में वास्तव में मोड़ होते हैं। हुआनफू बैजी भी एक महिला थी। सावधानीपूर्ण होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से दुल्हन के गाउन की असामान्य प्रकृति को नजरअंदाज नहीं करेगी। कभी कभी उसे आश्चर्य भी होने लगता था कि क्या ये यू का इरादा उसके गाउन पहनने, राजधानी जाने की पहल करने और एक पत्नी के रूप में उससे शादी करने का था।
लेकिन क्या सचमुच कोई महिला ऐसी पहल कर सकती है? हालांकि सम्राट वास्तव में बहुत सुंदर है। कुआनफू बेजी की निगाहें नर्म हो गईं। वह राजधानी की दिशा की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। इस समय एक डिप्टी जनरल आधिकारिक पोशाक में लोगों के एक समूह के साथ पहुंचे। जनरल, राजधानी से लोग आ गए हैं। कुआनफू बेजी ने तुरंत पहचान लिया कि इस समूह के नेता ग्रेट योंग राजवंश के प्रधानमंत्री सन लुंगहाई थे। तो वह झट से उठी और आगे बढ़ गई। हाथ जोड़कर उसने कहा, मैं कुआनफू बेजी प्रधानमंत्री को अपना सम्मान अर्पित करती हूँ। इस कार्रवाई के कारण तुरंत सन लुंगहाई और दर्जनों मंत्रियों को घुटने टेकने पड़े। ये देखकर कुआनफू बेजी काफी आश्चर्यचकित हुए और उनकी मदद करने के लिए जल्दबाजी की। लेकिन सन लुंगहाई ने उसे धीरे से मना कर दिया। महामहिम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बुरे मंत्री और अन्य लोग स्वयं उठ सकते हैं। महामहिम की उपाधि सुनकर कुआनफू बेजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या सुन लुंगहाई ने गलत शीर्षक का इस्तेमाल किया है। सुन लुंगहाई ने एक दुखद अभिव्यक्ति व्यक्त की। उसने कहा, महाराज, बुरा मंत्री तो आप ही में से एक है। इतना आरक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दिखावा बंद करें। हालांकि महामहिम ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया है, आपको उनके इरादों को समझना चाहिए। कुआनफू बेजी ने तुरंत स्टोरेज रिंग में दुल्हन के गाउन के बारे में सोचा। उसका चेहरा चमकदार लाल हो गया और उसकी प्रतिक्रिया ने तुरंत सन लुंगहाई के विचारों की पुष्टि की। महाराज, ये स्थान उजाड़ और ठंडा है। आप सोने के हजारों सिक्कों के लायक हैं और आपको भविष्य में ड्रैगन पुत्रों को जन्म देने का भारी बोझ उठाना होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन, आप यहाँ लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं? बूढ़े मंत्री और अन्य लोगों ने आने और आपको महल में वापस लाने की स्वतंत्रता ली, जिससे आप महामहिम के साथ फिर से मिल सके और उन्हें एक आश्चर्य भी हुआ। कुआनफू बेजी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने पूछा, क्या बादशाह को इसकी जानकारी नहीं है? सुन लुंगहाई ने थोड़ा सिर हिलाया। पुराने मंत्री ने 100 वर्षों से अधिक समय से महामहिम का अनुसरण किया है और महामहिम के स्वभाव को अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। तो महारानी, बस मेरे साथ आओ। कुआनफू बेजी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। क्या ये यू का स्वभाव सचमुच इतना अजीब है? हालांकि वो कुछ हद तक हैरान थी। बहुत चिंतन के बाद कुआनफू बेजी ने सन लुंगहाई के साथ जाने का फैसला किया। रास्ते में वह अपने भावी जीवन के बारे में दिवास्वप्न भी देखने लगी। हालांकि उसने पहले कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। अगर ये यूं होता तो कुआनफू बेजी को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती और यहाँ तक कि वह काफी प्रसन्न भी महसूस करती। महामहिम सचमुच सुंदर हैं। अगली शाम सुन लुंगहाई सक्रिय रूप से सम्राट से मिलने के लिए महल में गए। जैसे ही उन्होंने यांगक्सिन हॉल के द्वार में प्रवेश किया, उनका स्वागत स्मारकों की कतार से हुआ। आउच, इससे सचमुच काफी दर्द हुआ। फिर ये यूं अपने चिल्लाने के मोड में आ गया। उन्होंने सन लुंगहाई को उनकी गैर जिम्मेदारी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में वह कई दिनों से अनुपस्थित थे। क्या आपके मन में अब भी महान योंग राजवंश के प्रति कोई सम्मान है? क्या तुम्हें अब भी मेरी परवाह है? जवाब में सुन लुंगहाई ने अपना बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सरलता और शांति से कहा कि वह महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दे रहे थे और उसने महल के बाहर महामहिम के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, महामहिम को यह अवश्य पसंद आएगा। ये सुनकर ये यू की दिलचस्पी बढ़ गई। सुन लुंगहाई ने उसके लिए एक उपहार तैयार किया। ये दिलचस्प होना चाहिए। इसी जिज्ञासा को मन में लेकर ये यू ने महल छोड़ दिया। सुन लुंगहाई के नेतृत्व में वे दोनों एक छिपे हुए निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। आसमान पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा था। सन लुंगहाई ने ये यू को सूचित किया कि उपहार अंदर था। एक सेवक के लिए उपलब्धि की सबसे बड़ी भावना महामहिम की चिंताओं को दूर करना है। ये कुछ हद तक रहस्यमय टिप्पणी सुनकर ये यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। वह एक कमरे से आ रही रोशनी को देखकर आवास में घुस गया और सीधे उसकी ओर चला गया। दरवाजा खोलने पर उसने दुल्हन के गाउन में एक खूबसूरत महिला को अंदर बैठे देखा। साफ सुथरे कमरे में दुल्हन के गाउन में लड़की कागज की खिड़की पर दोहरी खुशी के चरित्र के साथ संयुक्त। हर चीज ने शादी की रात का एक मजबूत प्रभाव डाला, चाहे आपने इसे कैसे भी देखा हो। ये यूं तुरंत हतप्रभ रह गया। क्या ये सन लुंगहाई की ओर से महत्वपूर्ण उपहार है? क्या मजाक है? महान योंग राजवंश के सम्राट के रूप में क्या उनके पास महिलाओं की कमी है? उसकी उंगलियों के एक झटके से बहुत सारी राजकुमारियां, पवित्र युवतियां और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता भी हैं जो स्वेच्छा से खुद को पेश करते हैं। क्या उसे एक डिलीवर करने के लिए सन लुंगहाई की आवश्यकता है? उसने अपने शासनकाल के दौरान महिलाओं की तलाश नहीं की। इसका कारण यह है कि वो नहीं चाहता कि महिलाएं स्वर्गीय क्षेत्र में उसके कदमों में बाधा डालें। इसलिए इसमें अब तक देरी हुई है। ये पिछले सपनों से सीखा गया एक छोटा सा सबक था। हालांकि ये कहने या न कहने का समय आ गया है, अगर आप केवल आकृति को देखें तो उससे पहले कि इस महिला में कुछ खास लगता है। चौड़ा ब्राइडल गाउन न केवल भारी नहीं लग रहा था, बल्कि मोमबत्ती की रोशनी में ये काफी मनमोहक लग रहा था। हिस, दुल्हन के गाउन का हल्का घूंघट। ये बात उन दोहरे साधना संप्रदायों की युद्ध पोशाक से भी अधिक मनोरम है। ये बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। इस समय कुआनफू बेजी भी बेहद घबराए हुए थे। हालांकि उसका दृश्य घूंघट से अस्पष्ट था, फिर भी वो अपनी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ये यू को अपने सामने खड़ा महसूस कर सकती थी। वास्तव में ये किस बारे में है? वह घूंघट उठाने क्यों नहीं आता? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी इस दुल्हन के गाउन की प्रशंसा कर रहा हो?
ये सोचकर हुआनफू बेजी को अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली नज़र में गाउन कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन एक बार पहनने के बाद यह आश्चर्यजनक रूप से सांस लेने योग्य था। सबसे पहले हुआनफू बेजी इसे पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन यह मानते हुए कि यह ये यू का एक उपहार था, उसने सोचा कि वह भी उसे इस दुल्हन के गाउन में देखना चाहेगा। तो उसने इसे पहनने का साहस जुटाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हुआनफू बेजी शर्मिंदा नहीं थे। ये देखकर कि ये यू स्थिर नहीं रहा, हुआनफू बेजी के पास धीरे से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, महामहिम, ये घूंघट उठाने का समय है। ये सुनकर ये यू की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। यह आवाज यह इतनी परिचित क्यों लगती है? वह तुरंत आगे बढ़ा और महिला का घूंघट उठाया। हल्के मेकअप से सजी हुआनफू बेजी को देखकर ये यू आश्चर्य से हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि हुआनफू बेजी सुंदर थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सजने संवरने के बाद यह आमतौर पर उग्र और अद्वितीय महिला जनरल इतनी आकर्षक हो सकती है। इस घोर विरोधाभास ने उसे हतोत्साहित महसूस कराया। हुआनफू बेजी ने धीरे से कहा, महामहिम, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या मेरे मेकअप में कुछ गड़बड़ है? ये यू का चेहरा अजीब हो गया। नहीं, लेकिन आप इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ कैसे पहुंची? ये सुनकर हुआनफू बेजी का मूल रूप से लाल चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने ये यू को अविश्वास से देखा, उसका दिल दुख रहा था। महामहिम, क्या मेरे साथ खेलना सचमुच इतना मनोरंजक है? ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसने हुआनफू बेजी की ओर देखा, जिसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने झट से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुआनफू बेजी ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। आपने मुझे जो स्टोरेज रिंग दी थी, उसमें छिपा ब्राइडल गाउन एक संकेत था। और फिर सुन लुंगहाई को मुझे लाने के लिए सुदूर उत्तर में भेजा और मुझे महामहिम कहा। आपने मुझे एक कल्पना में जीवित कर दिया है, लेकिन मिलने के बाद आप पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर यह सब मेरे विद्रोह का बदला लेने के लिए था, तो मुझे ये स्वीकार है। जब तक आप संतुष्ट हैं, ये ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, वास्तव में मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि मैं इतना मूर्ख हूँ, यह नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और तुम्हें पसंद करने का साहस कर रहा हूँ। अब विदूषक बनना पूरी तरह से मेरी अपनी गलती है। महाराज, आपका बदला बहुत सफल है। ये सुनकर ये यू काफी हैरान हो गया। स्टोरेज रिंग में एक दुल्हन का गाउन। वह वास्तव में यह नहीं जानता था। जब से उसे स्टोरेज रिंग मिली, उसने इसे करीब से नहीं देखा। उसने इसे हुआनफू बेजी को सौंप दिया था। अगर वास्तव में अंदर दुल्हन का गाउन होता, तो यह वास्तव में ऐसी गलतफहमियों को जन्म दे सकता था। लेकिन सन लुंगहाई क्या खेल रहा था? उन्होंने हुआनफू बेजी को महामहिम क्यों कहा? कोई बात नहीं, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी होगी। उसने कुछ समय पहले ही हुआनफू बेजी को देखा था और इस मूर्ख ने उसे हरम में लाने के बारे में सोचा। इस बार यह शायद एक और गलती है। हुआनफू बेजी को उसके चेहरे से बहते आंसुओं के साथ देखकर ये यू को वास्तव में सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रही थी। अगर उसे परवाह नहीं होती तो वो इतनी व्यथित नहीं होती। लेकिन इस समय भले ही ये यू ने समझाया कि यह सब गलतफहमी थी, हुआनफू बेजी शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो उसे इसका समाधान कैसे करना चाहिए? ये यू थोड़ा परेशान था। पब फ्यूचर विज्ञापन। हुआनफू बेजी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, महामहिम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चला जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं उत्तरी उजाड़ महाद्वीप छोड़ दूंगा। ये यू ने हुआनफू बेजी की कलाई पकड़ ली, उसे जाने से रोक दिया। उसने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान दी और कहा, क्या महामहिम को लगता है कि मेरे साथ खिलवाड़ करना पर्याप्त नहीं है? क्या तुम्हें अब भी मेरा शरीर चाहिए? ये यू ने एक पल के लिए हुआनफू बेजी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, रो रो रो। क्यों रो रही हो? मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। क्या इतना नाटकीय होना जरूरी है? दुल्हन का गाउन वास्तव में मेरे द्वारा दिया गया था। सन लुंगहाई तुम्हें लेने आया था क्योंकि मैंने इसकी व्यवस्था की थी। मैं बस यही चाहता था कि आप महारानी के रूप में महल में प्रवेश करें। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? हुआनफू बेजी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इतना बड़ा मोड़ क्या चल रहा था? ये यू ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। वह निर्णायक रूप से आगे बढ़ा और उसे सुलेख शैली सिखाना शुरू किया। तो क्या हुआ अगर यह गलती है? मांस पहले से ही प्लेट पर है, उसे क्यों भागना चाहिए? इसके अलावा हुआनफू बेजी बहुत सुंदर है, उसे साम्राज्य का पद देने में क्या हानि है? वर्तमान में ये यू आरोहण के प्रारंभिक चरण में था। ज्यादा से ज्यादा वह थोड़ा जुआ ही खेलेगा। उसने बस ये शर्त लगाई कि सपने में प्रेम संबंध हर बार उसे प्रभावित नहीं करेगा। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो ये यू अब से सीधे अपने सपनों के अनुकरण में भिक्षु बनने का विकल्प चुनेगा। उस रात ये यू बहुत जोश में था और सुलेख का अभ्यास करना बंद नहीं कर सका। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो उसे असाधारण ताजगी महसूस हुई। उन्हें आश्चर्य हुआ, सुन लुंगहाई अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। ये यू को बाहर आते देखकर वह जल्दी से पास आया और पूछा कि क्या उपहार से सम्राट प्रसन्न हुए। एक योग्य कमीने के रूप में सुन लुंगहाई अब की तरह अपना चेहरा दिखाने का कोई भी अवसर कभी नहीं चूकेंगे। ये यू ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगली अगरबत्ती के लायक समय के लिए ये यू ने सन लुंगहाई को पूरी तरह से पीटा, जिससे वह घायल हो गया और पस्त हो गया, और फिर हुआनफू बेजी के बारे में पूछताछ की।
जब उसे पता चला कि सुन लुंगहाई ने गलती से दबाए जाने वाले एक व्यक्ति को शादी करने वाला एक व्यक्ति समझ लिया था, तो ये यू ने तुरंत अपनी पिटाई जारी रखी। घायल और पस्त सुन लुंगहाई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने तुरंत कहा, यह मेरी गलती थी, मेरे कानों में गधे के बाल रहे होंगे, मैं अभी जाऊंगा और हुआनफू बैजी को भगाऊंगा। ये यू ने उसे लात मारकर वापस जमीन पर गिरा दिया। आपने उसे हुआनफू बैजी कहा, अब से उसे महारानी कहो। सुन लुंगहाई स्तब्ध रह गए। उपपत्नी नहीं बल्कि महारानी। रुतबा इतना बढ़ गया, ऐसा लग रहा था कि महामहिम वास्तव में हुआनफू बैजी को पसंद करते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो उसे क्यों पीटा? 3 दिन बाद ये यू ने आधिकारिक तौर पर महारानी के रूप में हुआनफू बैजी से शादी करने का फरमान जारी किया। इसे तुरंत नागरिक और सैन्य अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते थे कि ये यू जल्दी शादी कर लें और महान योंग राजवंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक उत्तराधिकारी पैदा करें, लेकिन हुआनफू बैजी को महारानी के रूप में रखना बिल्कुल अस्वीकार्य था। पृष्ठभूमि के संदर्भ में हुआनफू बैजी एक दुश्मन देश के विद्रोही जनरल की बेटी थी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले उसने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, फिर भी उसने विद्रोह कर दिया था। सम्राट के लिए ऐसे व्यक्ति से विवाह करना सर्वथा अनुचित था, और उसे महारानी, राष्ट्र की माता बनाना, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये यू ने बात नहीं की, लेकिन नीचे सुन लुंगहाई पर एक नजर डाली। ग्रेट योंग अदालत के प्रवर्तक ने एक बार फिर अधिकारियों पर अपना क्रोध प्रकट करना शुरू कर दिया। जब वो तनाव में आ गया तो उसने निर्णायक प्रहार किया। पिटाई काफी उत्साहवर्धक थी। हालांकि 1 सदी के बदलावों के बाद अदालत के अधिकारी लंबे समय से ये यू के भरोसेमंद अधीनस्थ थे। वे उसके प्रति वफादार थे, लेकिन जितने अधिक वफादार थे उतना ही अधिक उन्होंने इस विचार का विरोध किया। वे वास्तव में डरते थे कि हुआनफू बैजी ये यू के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आखिरकार इस महिला जनरल की युद्ध कौशल सर्वविदित थी, और महामहिम के पास कोई मार्शल कौशल नहीं था। यदि हुआनफू बैजी ने वास्तव में कोई गलत इरादा रखा है तो उन्हें बहुत देर से पछतावा होगा। इसलिए सुन लुंगहाई के कड़े मुक्कों के सामने भी किसी ने हार नहीं मानी। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और लगातार इसके खिलाफ सलाह देते रहे। ये यू धीरे धीरे उठे। उसने अपने असेंशन क्षेत्र की खेती का दबाव कम कर दिया और तुरंत पूरे महल को घेर लिया। वह उदासीनता से बोला, आप सभी को मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक हुआनफू बैजी को महारानी बनाने की बात है, मैंने अपना मन बना लिया है। अब और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। काफी देर बाद भी कोर्ट खामोश रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सम्राट, जिसने कभी खेती नहीं की थी, उसके पास इतनी भयानक ताकत क्यों थी। इसके अलावा उसकी उम्र को देखते हुए वह केवल 100 वर्ष से कुछ अधिक का था। सिर्फ 100 साल से अधिक उम्र का असेंशन रियलम कृषक वास्तव में खेती की दुनिया में एक चमत्कार था। अविश्वसनीय। आधे महीने बाद शुभ दिन पर ये यू की शादी का जश्न देश भर में मनाया गया। जब हुआनफू बैजी को आधिकारिक तौर पर महारानी बनाया गया तो वह इस हद तक खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह ये यू द्वारा सभी आपत्तियों पर विजय पाने का परिणाम था। उसका हृदय अत्यंत कृतज्ञता से भर गया। ये यू की ओर उसकी दृष्टि स्नेह से भरी थी, और ये यू इस खुशी के मौके का फायदा उठाकर बेतहाशा फिजूल खर्ची करना और पैसे बर्बाद करना नहीं भूले। 100 साल बाद ये यू की खेती के स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। आरोहण क्षेत्र तक पहुंचने के बाद से कोई भी पुरस्कार प्रदान करने के लिए पैसा खर्च करना अप्रभावी हो गया था। केवल स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके ही वो अपनी विलक्षण प्रतिभा को विकसित कर सका। इसने ये यू को बहुत परेशान किया। हालांकि महान योंग राजवंश ने लगभग पूरे उत्तरी उजाड़ महाद्वीप को एकीकृत कर दिया था, फिर भी निष्कर्षण के लिए उपलब्ध स्पिरिट पत्थरों की मात्रा सीमित थी। इसके अलावा उनमें से अधिकांश संप्रदायों द्वारा नियंत्रित थे। इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये यू ने लंबे समय तक विचार विमर्श किया और एक बड़ा निर्णय लिया। वह संप्रदायों पर विजय प्राप्त करना था। मानव साम्राज्यों को एकजुट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें उत्तरी उजाड़ महाद्वीप के सभी संप्रदायों को लगातार झुकने और आत्मा पत्थर चढ़ाने की आवश्यकता थी। जो समर्पण करने को तैयार नहीं है उन्हें विनाश का सामना करना पड़ेगा। ये निर्णय वास्तव में काफी पागलपन भरा था, लेकिन ये यू को लगा कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। स्वर्गलोक में चढ़ने के लिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये यू की लामबंदी के तहत ग्रेट योंग राजवंश के कृषकों ने अपना अभियान शुरू किया। प्रारंभ में अपने कृषकों की बड़ी संख्या के कारण वे कई छोटे संप्रदायों को अपने अधीन करने में कामयाब रहे। हालांकि ग्रेट योंग राजवंश के आक्रमण का विरोध करने के लिए जल्द ही कई संप्रदाय एक साथ एकजुट हो गए। इससे ग्रेट योंग राजवंश के किसानों को भारी नुकसान हुआ। आखिरकार खेती संप्रदायों की तुलना में महान योंग राजवंश की नींव में अभी भी कुछ कमी थी। इस समय हुआनफू बैजी ने स्वेच्छा से लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध किया। भले ही उन्हें महारानी के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी खेती कभी नहीं छोड़ी। अपने भंडारण ऋण की तकनीकों और स्पिरिट पत्थरों के साथ वह इन 100 वर्षों में सफलतापूर्वक क्लेश क्रॉसिंग दायरे तक पहुंच गई थी। ये हुआनफू बैजी की असाधारण प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लड़ाई में शामिल होने के उसके अनुरोध को ये यू ने मंजूरी नहीं दी थी। इन 100 वर्षों में उनके वैवाहिक संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। इसे एक आदर्श मेल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये यू हुआनफू बैजी से बहुत संतुष्ट थे। उसने कभी परेशानी नहीं पैदा की और अक्सर ये यू को और अधिक रखेले लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
वह पूरी तरह से ईर्ष्यालु थी और यहाँ तक कि इन 100 वर्षों के दौरान उसके किसी भी बच्चे को जन्म न देने के लिए बहुत दोषी महसूस करती थी। इतनी समझदार पत्नी के साथ ये यू उससे कैसे प्यार नहीं करता। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह उसे इतना पसंद करता था कि वह नहीं चाहता था कि हुआनफू बेजी कोई जोखिम उठाए। लेकिन हुआनफू बेजी ने जोर देकर कहा कि वह एक सैन्य पृष्ठभूमि से थी और पहले से ही युद्ध के मैदान के रक्तपात की आदी थी। इसके अलावा उसका साधना स्तर कमजोर नहीं था और वो केवल युद्ध के मैदान पर कमान संभालने के लिए आवेदन कर रही थी, जो खतरनाक नहीं होगा। लगातार अनुनय के माध्यम से हुआनफू बेजी को अंततः जाने का अवसर मिला। इसके लिए ये यू ने अपने 8 शीर्ष स्तरीय कृषकों को भी उसके अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। उन्होंने सुरक्षा का लक्ष्य रखा और यह कहा जाना चाहिए हुआनफू बेजी वास्तव में एक रणनीतिक प्रतिभा थी। अपनी कमान के तहत वह लगातार मजबूत विरोधियों से बचती रही और कमजोरों पर हमला करती रही, कई प्रभावशाली लड़ाइयां जीती। जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तरी उजाड़ महाद्वीप पर कुछ प्रमुख पवित्र भूमियों को छोड़कर, जो अभी भी कायम है, अन्य सभी मध्यम और छोटे संप्रदायों ने ग्रेट योन राजवंश को सौंप दिया था और लगातार स्पिरिट पत्थरों की आपूर्ति की थी। इस अवधि के दौरान ये यू ने आराम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे के हमलों को रोकने का आदेश दिया और किसानों को आराम करने और स्वस्थ होने की अनुमति दी। ये यू अच्छी तरह समझ गया, उत्तरी उजाड़ महाद्वीप की पवित्र भूमि का एक लंबा इतिहास और एक मजबूत नींव थी। उन्हें जीतने की कोशिश करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात, युद्ध के इतने वर्षों के बाद स्पिरिट स्टोन का संचय पहले से ही लगभग पर्याप्त था। इसके बाद लंबे समय तक ये यू एक बार फिर अपने उड़ाऊ मोड में प्रवेश कर गया। अंतर ये था कि पिछली बार उसने चांदी उड़ा दी थी, लेकिन इस बार यह स्पिरिट स्टोन थे। विभिन्न फिजूल खर्ची और लापरवाही से खर्च करने की कार्रवाई लगातार की गई। बहुत ही कम समय में सभी संचित स्पिरिट स्टोन खर्च हो गए। इस तरह के व्यवहार से सभी को काफी अफसोस हुआ। मंत्रियों ने देखा कि वे ये यू को मना नहीं सके, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने और हुआनफू बेजी से याचिका दायर करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि महारानी ये यू को रोक सकती हैं, लेकिन हुआनफू बेजी की प्रतिक्रिया बहुत सीधी थी। यदि महामहिम खेलना चाहते हैं तो उन्हें खेलने दें। भले ही स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए हों, यह महारानी अभी भी घोड़े की सवारी कर सकती हैं और महामहिम के लिए और अधिक स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए भला चला सकती हैं। तो डरने की क्या बात है? आपको महामहिम के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महामहिम के आनंद में खलल डालना एक गंभीर अपराध है। इस जवाब से कई मंत्रियों के पसीने छूट गए। महान योंग राजवंश की महारानी अपनी लौह रक्त क्रूरता के लिए जानी जाती थी। उसने संप्रदायों पर विजय प्राप्त करके वह हासिल किया जो ग्रैंड मार्शल मेंग शिफांग नहीं कर सका। ऐसी उपलब्धियों को पीढ़ियों तक याद रखा जाना तय था। इस धमकी के तहत मंत्रियों के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 6 महीने बाद ये यू अंततः आरोहण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, जो चढ़ने की कगार पर था।